Hello everyone, how are you? Fine. Okay. So the topic for today's discussion is questioning the UPSC maze. है ना? I reckon you must be already aware about the topic of the discussion today. So all of you are preparing for the UPSC exam and or wishing to prepare for UPSC exam, right? Yes. Okay. ठीक है. Would you be comfortable if we speak in Hindi? Yes. ओके ठीक है, तो हिंदी में बात करेंगे हम. ठीक है, आज का जो पूरा प्रोग्राम है इसमें हम पूरी डिस्कशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. ठीक है, पहला हिस्सा होगा कि मैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा. ठीक है, और उसके बाद सर वुड टेक ओवर, है ना, एंड ही विल डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम. है ना, पैटर्न लगातार चेंज होता रहता है यूपीएससी का, वो आपको पता ही है ना, लेकिन बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं. ठीक है, जिसके ऊपर सर डिस्कस करेंगे. ठीक है, DS मलिक सर इंडियन इंफॉर्मेशनल सर्विसेज में 84 बैच के हैं और एक्चुअली ठीक है, तो ये आसानी से मौका नहीं मिलता है कि आप एक सीनियर सिविल सर्वेंट से इंटरेक्ट कर पाएँ. ठीक है, हम कोशिश करेंगे ये जो सेशन है जितना इंटरेक्टिव रह सके उतना इंटरेक्टिव रहे. है ना, आप चाहें सर से उनके एक्सपीरियंसेस, उस ज़माने के एक्सपीरियंसेस जब सर ने क्लियर करा था तब आप शेयर करना चाहें, आप शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं. है ना, और आप दूसरे किस्म के मोटिवेशंस भी ले सकते हैं कि जैसे फ़िलहाल सर सर्विसेज में है ना, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे हैं. है ना, इनफैक्ट ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये भी हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि हम ऑब्वियसली सर कई लाइफ्स में चेंज डालते हैं अपनी इस पोजीशन के साथ. है ना, और आप भी लगभग कहीं ना कहीं ये दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि क्यों हमें सिविल सर्विस क्लियर करना है ना, और ये एक एक्स्ट्रा एडेड लेयर ऑफ मोटिवेशन बनेगी. ठीक है, चलिए मेरे को ये बताइए कि आपको ये तो पता ही है कि 3 स्टेजेस होते हैं एग्जामिनेशन के, है ना. ठीक है, क्या आपको पता है यूपीएससी क्या है? लेकिन यूपीएससी कोई बता सकता है यूपीएससी क्या है? राइट. इसके अलावा कुछ यूपीएससी के बारे में? ये बात सही है, एक कमीशन है. ठीक है, एग्जाम करती है. ठीक है, बट अगर हम खाली एग्जाम लेने वाली कमीशन तक इसे सीमित रख देंगे, है ना, ये जस्टिस नहीं हो गया इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. ठीक है, मैं एक बस पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ. ठीक है, पहले मैं यूपीएससी का पर्सपेक्टिव बताऊँगा यूपीएससी क्या है, फिर ये जो एग्ज़ाम ले रही है ना, इसके बारे में कुछ हम पर्सपेक्टिव खोलेंगे. ठीक है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको इससे पता लगेगा कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है देश का, है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हम हर 5 साल में चुनते हैं, है ना, लेकिन ताकि पॉलिसी में कंटिन्यूएशन बनी रहे और जो पूरा सिस्टम है ये इम्पार्शियल बना रहे, है ना, इलेक्टेड पार्टी अपने ही लोगों को सिस्टम में ना भरना शुरू कर दे, है ना, इसके लिए हमें चाहिए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, जिसके क्रेडेंशियल क्वेश्चनेबल ही ना हो. है ना, इसलिए यूपीएससी एक, देखो इंडिया में कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका हमारी सोसाइटी पर बड़ा इंपैक्ट है ना. हर नोट पे आप आरबीआई पढ़ते हो, लेकिन आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना. लेकिन यूपीएससी की महत्व इससे ही डिसाइड होती है, महत्व इससे ही डिसाइड होता है कि आर्टिकल 315 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. ठीक है, क्यों, कितना इंपॉर्टेंट है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक नॉन पार्शियल सिस्टम से निकल कर आए, एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम से निकल कर आए. ठीक है, और इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है. अब यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम नहीं लेती है. कौन से एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, है ना, जियो साइंटिस्ट का एग्जाम हो गया, अलग अलग किस्म के स्टैटिस्टिकल सर्विसेज वगैरह हो गए, है ना, कई किस्म के एग्जाम. हम चाहेंगे कि साइंटिस्ट जो हो देश के वो भी इम्पार्शियल हो, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी बने रहे, है ना. हम चाहेंगे जो हमारे डिफेंस सर्विसेज में लोग जा रहे हैं, है ना, वो भी इम्पार्शियल तरीके से चुनकर हैं, है ना, उनकी कोई एक आइडियोलॉजी ना हो, है ना, एक ही रीजन से ना आ रहे हो. राइट, इसी कड़ी में सिविल सर्विसेज एग्जाम है. ठीक है, जो कि एक इम्पार्शियल तरीके से हमें सिविल सर्वेंट्स चुनने हैं. और ये एग्ज़ाम यकीन मानिए देश के लिए है, ना कि आपके लिए. ठीक है, इस एग्ज़ाम का काम ये नहीं है कि आपको चुनकर वहाँ बैठाना है. ठीक है, इस एग्ज़ाम का काम क्या है कि लगभग ठीक ठाक लोग चुन देने, ठीक ठाक नहीं, अच्छे लोग. ठीक ठाक मैं इसलिए कह रहा हूँ, हर साल लगभग 3 से 4 हज़ार लोग होंगे
जो कि इस लेवल के होंगे कि ये कभी भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये बैठिए, ठीक है ना। चलो डायरेक्टली इस पर आते हैं, ठीक है, कि यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, और ये जनरली डिमांड क्या करता है, ठीक है, आपसे किस लेवल की प्रिपरेशन डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है 3 लेवल हैं एग्जामिनेशन के, राइट, बिल्कुल, प्री, मेन, इंटरव्यू, राइट। लेकिन यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में इस तरह नहीं डिवाइड करता है इस एग्जामिनेशन को। वो कैसे डिवाइड करते हैं कि एक लेवल है, पार्ट ए ऑफ द एग्जामिनेशन है, जो कि एक किस्म का स्क्रीनिंग लेवल है ना, वो क्या है, प्रीलिम्स, एंड पार्ट बी ऑफ द एग्जामिनेशन है मेन, और जिसके 2 पार्ट हैं, एक रिटन पार्ट और एक पर्सनैलिटी टेस्ट, राइट, क्लियर है, ठीक है। अब आपको लगभग पता है कि ठीक है, ये जो सवाल है कि यूपीएससी कैसे क्लियर करें, ठीक है, इसके लगभग 3 जवाब हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये जवाब हो सकता है कि आपको एक सेट ऑफ किताबें दे दी जाए, स्टडी मटेरियल दे दिया जाए, ये पढ़ना है, ये पढ़ लिया तो क्लियर हो जाएगा, एक जवाब है ये, ठीक है। लेकिन ऐसा करने वाले लोग कम से कम 5 लाख हैं जिनके पास वो किताबों की लिस्ट है, ठीक। हर बार कितने लोग भरते हैं यूपीएससी का फॉर्म? 10-11 लाख, ठीक है। कितने लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं? नहीं, प्रीलिम्स का पहले 5 लाख लोग देते हैं, ठीक है। मेंस में कितने पहुंचते हैं? 10,000 करीब, है ना। इन 10,000 ने तो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करी है, लेकिन ये जो किताबों की लिस्ट है, जिसने जो सेंटर तक पहुंचे, ये 5 लाख लोग हैं जिनके पास ये लिस्ट है। इन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले लोग कम से कम 30-40 हज़ार होंगे, उनमें से कईयों का प्री क्लियर नहीं हो पाया किसी वजह से, राइट। तो अगर हम ये जवाब दे दें कि ये किताबें पढ़ लें और क्लियर हो जाएगा, है ना, तो ये जो जवाब है इस क्वेश्चन का कि यूपीएससी कैसे क्लियर करें, मतलब सिविल सर्विस एग्जाम कैसे क्लियर करें, ये जस्टिफाइड नहीं होगा, राइट। ठीक है, तो ये एक जस्टिफाइड आंसर नहीं होगा, ठीक है। जस्टिफाइड आंसर क्या होगा, बेहतर आंसर क्या है? बेहतर आंसर ये है कि हम इस पर डिस्कस करें कि इसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं, कि आप प्री कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, मेंस की अलग से क्या डिमांड है और उसको कैसे क्लियर करा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। तो प्री की डिमांड क्या है, कुछ आइडिया? आपने ऑब्वियसली टॉपर्स के इंटरव्यू अलग अलग जगहों पे देखे होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब वगैरह, ठीक है। क्या कहा जाता है कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करा जाता है, कोई आइडियाज हैं जी? एनसीईआरटीज पढ़नी है और कुछ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और कुछ हैं जी? वेंचर नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज, ओके, ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज और कुछ रिवीजन, गुड, कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये हमारा तीसरा जवाब है, ठीक है। हम अभी दूसरे जवाब पर हैं, ठीक है। दूसरा जवाब ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है ये, इसमें से किसी भी जवाब में जो सबसे ज़्यादा मैं सुनना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। आप एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी कर लेने भर से ज़रूरी नहीं है, आइए, एनसीईआरटी कर लेने भर से ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन सवालों को सॉल्व कर रहे हो जो कि प्रीलिम्स में आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, आप वही सवाल, वही टॉपिक जो आप बार बार पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है पढ़ने के बावजूद आप उसका सही जवाब दे पाएँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल एक देते हैं। कई लोग पुरानी एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं हिस्ट्री के लिए, राइट। पुरानी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि नागसेन, दैट इज नागार्जुन, ठीक है, वॉज द फाउंडर ऑफ हीनियन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन थी। और ये जो किताब छपी थी 97-98 के आसपास छपी थी पहली बार, ठीक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी जिसको आज हम कहते हैं, ठीक है। और इस पे एक सवाल आ गया 98 में ही, अगले ही साल, ठीक है, और इसमें साफ साफ यही लिखा था कि मिलिंद पढ़ो, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो नागसेन थे इन्होंने मिलिंद पढ़ो लिखी थी, ठीक है, जो कि हीनयान बुद्धिज्म के लिए एक अच्छी किताब मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि मिलिंद पढ़ो किसने लिखी इनमें से, और इसमें
बाकी ऑप्शन के अलावा दो ऑप्शन ये थे, एक था नागसेन और एक था नागार्जुन। ठीक है, एनसीईआरटी में एक आ गया नागसेन, दैट इज नागार्जुन वॉज द ऑथर ऑफ मिलिंद पढ़ो। ठीक है, और यूपीएससी ने पूछ लिया ऑप्शन के अंदर दो अलग अलग ऑप्शन दे दिए, नागसेन और नागार्जुन। कैसे करेंगे? प्रॉब्लम ये थी कि एनसीईआरटी ने गलती करी थी वहां पे। नागार्जुन 150 एडी के आसपास के व्यक्ति हैं जो कि महायान बुद्धिज्म के व्यक्ति हैं, और नागसेन 150 बीसी के आसपास के हैं, उन्होंने एक्चुअली मिलिंद पढ़ो लिखी है। अरे बात समझ, मतलब आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लें, और एनसीईआरटी में भी ये तो चलो साफ साफ गलती है, कई जगहों पे गलती नहीं होती, लेकिन लैंग्वेज इस तरीके की होती है कि आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाता है उस कॉन्सेप्ट को लेकर, और वो जो आइडिया होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम पढ़ते कैसे हैं, इसी तरह पढ़ते हैं ना, हम कुछ पढ़ते हैं और वो हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, और जो हमारी आइडियाज़ होते हैं उसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, एक रियलिटी जो असली रियलिटी है, उस रियलिटी को हमने किसी तरीके से समझा और उसके बेसिस पे सॉल्व करा। जब भी ये कम्युनिकेशन एरर होता है, उस हर चीज़ के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये काफ़ी नहीं है कि आप खाली एनसीईआरटी पढ़ लें। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने होंगे, वो जो ठीक ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसके ऊपर होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, टेस्ट सीरीज आती रहती है मार्केट में, ये सब कर लें। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा इससे? एक तो आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि वो जो एग्जैक्टली वो जो जगह है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन उठा रहा है वो आपको पता लग जाएंगे, है ना, और वो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपने नोट्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है, वो सब तो होगा ही। जैसे जैसे आप पेपर प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे उन नोट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है प्री क्लियर करने के लिए? आपको कुल मिलाकर ऐसे 30 टेस्ट देने हैं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से और अपने कई सारे मित्रों के एक्सपीरियंस से निकाला है। ठीक है, जिनके पेपर क्लियर हुए हैं या कई स्टेजेस क्लियर करी हैं उन्होंने एग्जाम्स की। ठीक है, और हमें ये पता लगा है कि अगर आप सिर्फ 30 टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, टेस्ट कर लेने से पहले आपकी एटलीस्ट 1-2 रीडिंग कवर पूरी हो जानी चाहिए बेसिक बुक्स की। ठीक है, उसके कुछ नोट्स बन जाने चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप अपने सब्जेक्ट में एकदम महारत हासिल कर लें उसके बाद ये ट्राई करें। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कवर नहीं भी हुआ है किसी सब्जेक्ट का, आप फिर भी ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 30th टेस्ट आप इस लायक हो चुके होंगे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए प्री। ठीक है, आपको करना क्या है इसमें? कोई भी टेस्ट है, ये टेस्ट की टाइमलाइन है। जनरली आप क्या करते हैं, टेस्ट देते समय पहले रिवीजन करते हैं, राइट, रिवीजन करते हैं ना पहले। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर 2 घंटे का वो टेस्ट देते हैं, राइट, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका एनालिसिस। क्या लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? एनालिसिस। गुड, नहीं, एनालिसिस। क्यों ऐसा, क्यों कि रिवीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है? हाँ, ठीक है, आपकी मिस्टेक 3 वजह से होती है, सिर्फ 3 वजह से। ठीक है, एक, या तो जो सवाल पूछा गया है उसके आपने नोट्स बनाए ही नहीं थे, ऐसी जगह से सवाल आ गया। ठीक है, जिसके आपने किताब पढ़ी, ठीक है, लेकिन आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करना भूल गए, या आपको लगा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इस पर क्या सवाल आएगा, है ना, वहाँ पर आ गया। ठीक है, या एनसीईआरटी में नहीं दिया था। एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है, एनसीईआरटी किसके लिए बनी है? आपके लिए थोड़ी बनी है। किसके लिए बनी है एनसीईआरटी? नहीं, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनी है, राइट, है ना, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे सब कुछ हो, राइट। तो हो सकता है आपके नोट्स में वो चीज़ दी ना हो, इस वजह से आपका वो सवाल गलत हो गया। दूसरी चीज़ ये हो सकती है वहाँ पे दी तो हो, ठीक है, लेकिन आपने रिवीजन नहीं करा। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ रिवीजन को इतना महत्व नहीं देना है जितना एनालिसिस को देना है। रिवीजन नहीं करा इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन छूट जाए कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरी वजह ये हो सकती है रिवीजन नहीं करा, या फिर तीसरी वजह ये हो सकती थी कि आपने पढ़ा कुछ, समझा कुछ, नोट कुछ कर लिया। ठीक है, आपने अपने नोट ही गलत बनाए थे। ठीक है, एनालिसिस इन तीनों चीज़ों को ठीक कर देता है। ठीक है,
अगर नहीं लिखा हुआ था कुछ तो आप वहाँ को लिख देंगे, अगर रिवीजन नहीं करा था पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, आगे पीछे का कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर आपने गलत नोट करा हुआ था उसको आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट अपने नोट्स भी आप इसी तरीके से बनाएंगे कि अडेप्टेबल हों इस सिचुएशन के साथ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पेजेस छोड़ेंगे ताकि कुछ एक्स्ट्रा नोट कर पाएँ, ठीक है, उसमें एडिट हो पाए आसानी से, कुछ गलत है उसको ठीक कर पाएँ, है ना। आप अपने नोट्स भी इसी तरीके से बनाएंगे कि इस पूरे प्रोसेस के साथ वो अडेप्ट कर जाए। डन, ठीक है। ये चीज़ आपको 30 टेस्ट के साथ करनी है। देखने में लग रही है सिंपल, है नहीं? क्यों नहीं है बताओ? इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस चीज़ का? 30 टेस्ट? अरे 30 टेस्ट तो मिल जाएंगे। 30 क्या, आपको 30,000 मिल जाएंगे। यहाँ बाहर जाओ मार्केट में खरीद लो जितने खरीदना। पहला रिवीजन है ना, तो आपको 1 हफ्ता लग जाएगा। ये अगर आपका दूसरा रिवीजन हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, तीसरे रिवीजन में हो सकता है 2-3 घंटे लग जाए। बहुत रेयर है 2-3 घंटे में आप कर लो। ये सिर्फ आप प्री के एग्जाम से 1 दिन पहले ट्राई कर सकते हो, होता नहीं कभी ऐसा, ठीक है। तो आपको कम से कम मतलब 5-6 दिन आप लेकर चलिए। रिवीजन में लग जाएंगे, 2 घंटे का टेस्ट है, ठीक है। और एनालिसिस में कितना टाइम लगेगा? 1 दिन तो लग जाएगा आराम से, 1 दिन लग जाएगा। क्यों 1 दिन लग जाएगा? और एनालिसिस में दिन लगाओ, रिवीजन से ज़्यादा लगाओ। क्यों? हाँ, हमें ये सब करना है ना, अपने नोट्स को ठीक करना है ना। वो खाली एनालिसिस अपने आप में एक वॉइड एक्सरसाइज थोड़ी है, उसका एक हमारा प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है और हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम उसको सही करने में ही लगे हुए हैं, क्या गलती की है। ये रिवीजन चल रहा है आपका। ये जो आप देखो, मैंने क्या कहा, अगर आपने रिवाइज नहीं करा है तो ये टेस्ट आपको मौका दे रहा है उन सारे होल्स को रिवाइज करने का। अगर आपने कुछ गलत लिख दिया है उसको सही करने का मौका दे रहा है। आप गलत ही चीज़ को रिवाइज करते रहोगे, क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया टेस्ट दो, रिवीजन भी हो जाएगा, जो चीज़ें गलत हैं वो भी सही हो जाएंगी, जो मिसिंग है वो नोट हो जाएंगी। टेस्ट अपने आप में एक तरीका है रिवीजन का, राइट। अब क्या चैलेंज है इसका? सबसे बड़ा चैलेंज है इसका ये टाइम। कितना दिन लग गए? 7 दिन लग गए, 7 दिन, ठीक है। कितने टेस्ट हैं? कितना टाइम लगेगा? 210 दिन। 7 महीने चले गए। 7 महीने तो टेस्ट करने में चले गए, है ना। उससे पहले पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है ना। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मतलब ये देखने में आसान लग रहा है कि 30 टेस्ट आप कर लोगे, लेकिन ऐसा चैलेंज क्या है, ये हो नहीं पाता है, ठीक है। आप आइए, आप टेस्ट सीरीज खरीदेंगे। आइए, आपके लिए हमने फ्रंट की रो खाली रखी है। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून, हाउ यू। ठीक है, तो ये हो नहीं पाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टाइम, ठीक है। ये जो कंपटीशन है, ये बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ तो कंपटीशन है ही, ठीक है। ये टाइम के अगेंस्ट भी एक कंपटीशन है, ठीक है। क्यों? आप 1 साल में कैसे करेंगे ये काम, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप उतना रिवाइज कर लें। आपकी फर्स्ट सेकंड रीडिंग हो गई है, उसके बाद सीधे टेस्ट लगाना शुरू कर दें, ठीक है। हर हफ्ते एक टेस्ट लगाएं, ठीक है। अगर आप ये डेडिकेटेड तरीके से, जो कि आसान काम नहीं है, ये कर लेंगे, ठीक है, तो प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, ये 30 टेस्ट हमारा एक अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, यहाँ मॉक इंटरव्यू चले थे, कैंडिडेट्स से जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एफिशिएंसी है उन्होंने 20 से 25 टेस्ट में अचीव कर ली। कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि उन्हें 40 टेस्ट भी लग गई एफिशिएंसी अचीव करने में, ठीक है। लेकिन लगभग जो पैटर्न है वो यही है कि आप अगर मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट ठीक एनालिसिस के साथ दे देंगे, आपका प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हमने एफिशिएंसी अचीव कर ली, इसका मतलब क्या है, हमें रीच कहाँ करना है, क्या है इसका मतलब? कुछ आइडिया बताओ कि 30 टेस्ट करके हम अचीव क्या कर रहे हैं? हम अचीव ये कर रहे हैं कि एफिशिएंसी का यहाँ पे मतलब देखो ये है कि आपको मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। कट ऑफ आपको जो क्लियर करनी है 100 के आसपास, 90 के आसपास ये क्लियर करनी है, ठीक है। आपको लगभग 80 से 90 क्वेश्चन या 90 से भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे,
उसमें से 65 से 70 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाकर वो नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपका वो स्कोर आएगा। ठीक है, 65 क्वेश्चन अगर आपने सही करे 130, ठीक है, उसमें अगर आपके 20 भी गलत हो गए, ठीक है, तो उसमें 30 नंबर कट जाएंगे, 100 नंबर आ गए। ठीक है, 65 और 20 85। ठीक है, ये एफिशिएंट। अब ये तो ये है कि कोई 65 सही कर रहा है और 20 ही गलत कर रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा एफिशिएंट टास्क है। ठीक है, और 85 सवाल आप अटेम्प्ट कर दो, ये हिम्मत करना भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। ठीक है, शुरुआत में तो हिम्मत ही नहीं होती। ठीक है, शुरुआत में जो आपका स्कोर आएगा होगा 40 50, सबका होता है, हर किसी का होता है। कितने बड़े से बड़ा टॉपर उठा लो, उससे पूछना उसके पहले टेस्ट में कितने नंबर आए थे। ठीक है, ये बताया जाएगा कि 35 40 50 मैक्सिमम इतने आए थे। बहुत आसान पेपर उठा लिया तो हो सकता है कहते कोई 60-70 नंबर आए थे। ठीक है, अब इस 60-70 को उठा के 35-40 को उठाकर आपको ले जाना है 100 पार। ठीक है, यहां पे आपको 2 चीजें अचीव करनी है। एक, आपकी इतनी हिम्मत हो जाए कि आप 85-90 सवाल अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, और दूसरा, जितने आपने अटेम्प्ट करे हैं इसमें आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, राइट और रॉन्ग का जो रेशियो है, वो जो स्वीट स्पॉट है वो आप अचीव कर लो। ठीक है, आपको जो अचीव करना है वो ये करना है। ठीक है, क्या लगता है कितना टाइम लेगा? ठीक है, टाइम ले लेता है, बट इस टाइम को आप कम कर सकते हो। कोई तरीका है कम करने का? क्या लगता है यहां पे आप कहां पे समय बचा सकते हो? है ना, इसलिए हम कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, क्योंकि वो तो समय आप हटा ही नहीं सकते। ठीक है, आप कहां से समय काट सकते हो? है, होते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो 3 महीने पढ़ाई करी और प्री क्लियर हो गया। उन्होंने कहां से ये समय बचाया होगा? एक तो ये है कि उन्होंने अपना स्वीट स्पॉट 30 की जगह 20 टेस्ट में अचीव कर लिया होगा। है ना, वो हर टेस्ट में ये जो पूरा एनालिसिस है आपसे बेहतर कर रहे होंगे जरूर। सर वो 3 महीने में पूरा पढ़ भी लेते हैं, टेस्ट भी दे देते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये अगर कोई टॉपर कहते हैं कि 3 महीने में पढ़ भी लिया और टेस्ट भी दे दिया, ठीक है, उस यूट्यूब चैनल को बंद करना, किसी और पे जाना। ठीक है, वो सच नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, मेहनत कैसे कोई काट सकता है ना, जो चाहिए उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि रिवीजन का टाइम कम कर लो। आप ये कर सकते हो 5-6 दिन के रिवीजन करने की जगह आप 1 दिन का रिवीजन कर लो। ठीक है, जितना रिवाइज हो, अपना टारगेट रखो कि मेरे को कल 12 बजे ये टेस्ट देना है। ठीक है, जितना रिवीजन हो जाए तब तक बढ़िया। नहीं हुआ तो हम एनालिसिस के साथ रिवीजन कर लेंगे। ठीक है ना, हो गया प्री क्लियर? मुबारक। ठीक है, मेंस पे चलते हैं। ठीक है, मैं बोल लेता हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेंस पे। मेंस में कितने पेपर हैं हमारे पास? है 9। गुड, हाँ 9 में हमारे पास बताओ कैसे कैसे 9 पेपर्स हैं। हाँ, वो तो क्या क्या लिखे हैं? 2 क्वालिफाइंग पेपर है। कौन से? लैंग्वेज और फिर हाँ, इंग्लिश हिंदी हो गया। लैंग्वेज के 2 पेपर हो गए और जीएस के 4 हैं। ठीक है, इनफैक्ट ऐसे को भी जीएस का ही पेपर बोला गया है वहां पे नोटिफिकेशन में, लेकिन ठीक है, हम ऐसे को अलग से रखते हैं। ठीक है, और 2 ऑप्शनल हैं। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं ऑप्शनल से। ठीक है, ऑप्शनल कैसे चूज करें? इंटरेस्ट और लास्ट में रिजल्ट जिसमें ज़्यादा नंबर आना। वेरी गुड। हाँ, और हाँ, सक्सेस रेट। वाह यार, तुमको सब पता है, यहाँ आए क्यों? ठीक है, ये 3-4 फैक्टर हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप सक्सेस रेट के पीछे भागो। ठीक है, क्यों? यूपीएससी का सक्सेस रेट हर 3-4 साल में चेंज हो जाता है। ठीक है, कभी वो एकदम से एक सब्जेक्ट को बढ़ा रहे हैं। कन्नड़ लिटरेचर 3-4 साल ऐसा गया, पूछो मत, 300 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं जो दे रहा है। ठीक है, फिर अब नहीं आ रहे नंबर। एक बार मैथ ऑप्शनल में 350 से ज़्यादा आना शुरू हो गए। ठीक है, अब 300 तक ही आ रहे हैं। कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, सक्सेस रेट के पीछे भी हम बहुत ज़्यादा नहीं भाग सकते। क्यों? 1-8 साल अगर कुछ गड़बड़ हो गई
और आप अच्छे फेज से बुरे फेज में एंटर कर गए, फिर उसका क्या करोगे? तब काम आएगा इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में तब आप बने रहोगे उसके साथ, ठीक है। लेकिन इन एनी केस इसका जो चॉइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही ऑप्शनल सेलेक्ट कर लें, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट करा है जो आपको सूट नहीं कर रहा, आपके राइटिंग स्टाइल को सूट नहीं कर रहा, ठीक है, या आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आपके पढ़ने को स्टाइल को सूट नहीं कर रहा, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आपके जो ऑप्शनल में मार्क्स हैं कहाँ तक वेरी कर सकते हैं? आप 200 ला सकते हैं 300 की जगह। कितना बड़ा अंतर है? 100 नंबर का। 100 नंबर का अंतर पता है क्या होता है? रैंक 10 और नो सिलेक्शन, ठीक है। इतना बड़ा अंतर है कि आप टॉप 10 में भी आ सकते हो और सिलेक्शन ना ही हो, एकदम इतना बड़ा अंतर, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और किस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको ये एम करना है 500 में से 250 नंबर के 2 पेपर है ना, आपको 300 एम करना है, इस तरीके से आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप जो अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लें। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, जनरली लोग अपना स्विच करना चाहते हैं, कितने लोग हैं साइंस स्ट्रीम से? है क्या कोई? 1 2 कम लोग हैं साइंस स्ट्रीम से, ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ हैं। ह्यूमैनिटीज़ के कितने? ओके, कॉमर्स, ओके गुड, ठीक है। वैसे क्या इन जनरल जैसे सबसे फेमस जो ऑप्शनल्स होते हैं, जैसे एंथ्रो होता है, एंथ्रो कितने लोग रखना चाह रहे हैं? कभी अब कितनों ने डिसाइड कर लिया? पहले तो ये बताइए, ऑप्शनल डिसाइड हुआ है किसी का? ठीक है, किस क्या क्या ऑप्शनल डिसाइड हुए हैं? आपका मेरे को पता है फिलॉसफी है, आपको मेरे को पता है, आपका क्या है? आप PSIR, आप PSIR, ठीक है। और आपके फैक्टर्स क्या रहे? आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं PSIR? ठीक है। एक और रीज़न जो हम 3-4 रीज़न हमने मतलब ये देखे कि क्या ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए और क्यों, इसमें एक रीज़न और होता है। एक रीज़न ये है कि GS के साथ ओवरलैप किसका हो रहा है, ठीक है। PSIR का पूरा एक GS2 पेपर ही PSIR है ना, तो पूरा ओवरलैप हो रहा है ना। तो आप अपनी मेहनत थोड़ी सी काट सकते हो। 2 PSIR का जो पेपर आपने दिए हैं उसकी मेहनत से बात ये हो जाएगी आपको GS2 पढ़ना ही नहीं पड़ेगा लगभग, है ना, ऑलरेडी रिवाइज्ड है, ठीक है। खैर एनीवे, ये 4-5 इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शनल हमने डिस्कस करा सारे इसके जो एस्पेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग सक्सेस रेशियो वगैरह सब कुछ, है ना, तो काफ़ी लंबा, मतलब मैं 2 घंटे इस पर बोल सकता हूँ, ठीक है। अभी बस इतना जानिए कि ऑप्शनल की क्या फैक्टर्स हैं लगभग मोटे मोटे, ठीक है, और इसका क्या रोल है, एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब आते हैं GS वाले पेपर अगर ऑप्शनल में हम मैथ ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स, हाँ, तो सर स्कोरिंग रहता है। बहुत सही है। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम बस ये है कि पहली बार पढ़ने में आपको 9 महीने लगेंगे तकरीबन। अच्छा, कुछ ऑनलाइन डाउट्स आई हैं कि हाउ टू डील विद नेगेटिविटी। मैं चाहूँगा कि सर ये डिस्कस करें कि मोटिवेशन कैसे रेज करें, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी फॉर UPSC, ये मैं देखता हूँ। फिर UPSC करते वक्त स्ट्रेस को कैसे, ये सर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसके बाद आप आगे ले लेना, ठीक है सर। तो सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे मैं अभी देखूंगा, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, मैथमेटिक्स ऑप्शनल 9 महीने लगते हैं। ऑप्शनल की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हो सकता है इससे ज़्यादा भी लगे। ये एक कुछ देखो, ह्यूमैनिटीज़, मैं एक मोटा आपको आइडिया देता हूँ। ह्यूमैनिटीज़ के जितने ऑप्शनल हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है, आपके 250 नंबर आ गए। 250 से 280 कैसे बनाना है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। ये उसे 300 तक कैसे ले जाना, हमारे राइटिंग कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं कि हमारा राइटिंग स्टाइल सूट नहीं कर रहा है कुछ, ठीक है। लेकिन क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ हमें पता है कि बहुत ही सब्जेक्टिव है ना, आपके आंसर किसी एक व्यक्ति को थोड़े ज़्यादा पसंद आएंगे, किसी दूसरे को थोड़े कम पसंद आएंगे, है ना। तो इसके बेसिस पे हम ये नहीं बता पाते कि एग्जैक्टली क्या स्कोर आएगा। मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ ये नहीं है। मैथमेटिक्स ऑप्शनल ऐसा है कि आपके 1 साल 150 नंबर आए और वाकई में लोगों के 150 नंबर तक आते हैं, इतना बुरा भी जा सकता है। लेकिन अगले साल आपके डेफिनेटली 200 आएंगे, अगले साल आपके डेफिनेटली 250 आएंगे। मैथमेटिक्स ऑप्शनल बस मेहनत मांगेगा, ठीक है, आप ले तो लो, ठीक है, लेकिन बस ये है वो मेहनत मांगेगा। लेकिन जितनी आपने मेहनत करी है ठीक उतने नंबर देगा, ठीक है। ऐसा हर ऑप्शनल के साथ है। हर ऑप्शनल के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 4 जीएस पेपर पे। एक सेकेंड मैं नमस्कार मेहर सिंह बताओ। हाँ दिस कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया, है ना। यू कैन गो ऑन दिस यूपीएससी नोटिफिकेशन एंड सी द स्मॉलेस्ट सिलेबस। पता है किस ऑप्शनल का? फिलोसफी का, ठीक है। लेकिन फिलोसफी आप जब पढ़ने जाओगे उसमें इतने सारे न्यूआंसेस हैं, ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसे तो करने को 2 महीने में फिलोसफी कवर हो जाएगा, इतना छोटा सिलेबस है। जब नुआंसेस में जाओगे 6-7 महीने भी लग सकते हैं। करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है आप जैसे आंसर लिख रहे हो वैसे आंसर जो चेक करने वाला है उसको सूट भी कर रहे हो, ठीक है। इसमें मत जाओ वहाँ लेंथ कितनी दिख रही है, देखने में लेंथी हो सकता है, ठीक है, बट ये आपका वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है इस चॉइस का, ठीक है। सोल फैक्टर नहीं हो सकता कि आप इस फैक्टर के बेसिस पे कि सबसे छोटा कौन सा है उसको चूज़ कर लो, ये सोल फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शनल चूज़ करने का। ठीक, चलें आगे। डाउट सॉल्व हुई? ठीक है, आगे चलते हैं। 4 जीएस के पेपर हैं, ठीक है। और 4 जीएस के पेपर लगभग हमारे पास आजकल जो पैटर्न है वो ये है कि 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के और 10 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, है ना। ठीक है, यही है, ठीक है। इसको कितने वर्ड्स में लिखना होता है? 150 200 वाले पहले आते थे। पहले क्या होता था 2016 और उससे पहले 12.5 नंबर के 20 सवाल आते थे और सब 200 शब्द में लिखने होते थे, ठीक है। उसके बाद जो पैटर्न है वो अब से ये है, 10 नंबर के 10 सवाल आते हैं, आपको कितने वर्ड लिखने हैं? 150 और यहाँ पे 250, ठीक है। कितने शब्दों के टोटल लिखने हैं आपको पेपर में बताओ? ये 1500, 2500, 4000 शब्द लिखने एक पेपर में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, क्यों हम ये बात कर रहे हैं? इससे आपको ये पता लगेगा कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पेपर के बीच में, और उन पॉसिबिलिटीज़ को दिमाग में रखते हुए, उन लिमिटेशंस को दिमाग में रखते हुए आपको प्रिपरेशन क्या करनी है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4000 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। आप अगर जैसे हम डिवाइड करते हैं कि कितना टाइम हम एक आंसर को दें, ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम फ्रेम निकल कर आता है, हाँ बिल्कुल, इसके लिए निकल कर आता है कि आप 8 मिनट दें, ठीक है, और इसके लिए निकल कर आता है 10 मिनट दें, ठीक है। ये 80 मिनट हो गए 10 सवाल के लिए, ये 100 मिनट हो गए, ठीक है, 180 पेपर कंप्लीट, ठीक है। आपको रिवाइज करने का भी मौका नहीं मिलेगा जो आपने लिखा है। क्वेश्चन भी पढ़ने का मौका नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ने का मौका मिलना ही चाहिए, उसके बिना कैसे होगा, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। सुनो, 8 मिनट मिले हैं आपको, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन आया जो आपको लगभग कुछ तो पढ़ा है ऐसा, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ा कि एग्जैक्टली इसमें लिखें क्या, क्योंकि आपने पढ़े थे चावल और आ गई खीर, राइट। ऐसा यूपीएससी में है, बाकी कहीं हो ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हर 2017 में मेरे साथ एक चोट हुई थी, ठीक है, और मैं सबको बताता हूँ कि मैं जूनो मिशन बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, ठीक है, पर मैं पढ़ के गया था GS3 के लिए, साइंस टेक के लिए, ठीक है। पेपर 1 में एकदम से जूनो मिशन आ गया, और जूनो मिशन ऐसे ही नहीं आया। जूनो मिशन ये कह रहा था, जूनो मिशन पता है क्या है? किसी को आइडिया जूनो मिशन क्या है? जुपिटर के लिए है जूनो मिशन, ठीक है। सवाल ये आ गया कि जूनो मिशन अर्थ के ओरिजिन के जो रहस्य हैं उनको कैसे क्लियर करेगा, ठीक है। अंग्रेजी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। जूनो मिशन जा रहा है जुपिटर पे और पूछ रहे हैं कि अर्थ के ओरिजिन के बारे में हमें कैसे बताता है, क्या बताता है, ठीक है। तो पढ़ा था हमने चावल, आ गई खीर, ठीक है ना। और ऐसा होगा, कहने का मतलब आपको 8 मिनट में क्या करना है, एक तो सामने आएगा ऐसा सवाल, ठीक है, उसका दिमाग में आंसर सोचना है और लिख देने 150 शब्द, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सोचने का रत्ती भर समय नहीं है, समय नहीं है आपके पास कि इतना सोच लो। तो मतलब क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने नोट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे। कोई भी आंसर है, आप आंसर लिखते कैसे हैं, ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख कर आया, ठीक है।
आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, ठीक है। फिर जनरली कोई भी टॉपिक है उसके बारे में कुछ, मान लीजिए जूनो मिशन ही है, कैसे हेल्प करता है हमें अर्थ के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ अपने टाइटल डाल दिया है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ जूनो मिशन। फिर आपने पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए, ऐसे लिखते हैं ना, है ना। अब ये भी आप लिखेंगे कि नहीं जूनो मिशन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी लिख दी। हाँ, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, बिल्कुल, ठीक है। आप अपने नोट्स भी एग्जैक्टली ऐसे बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? आपने कोई भी टॉपिक लिया, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके चैलेंजेस, लिमिटेशंस, जो भी है, सारी चीज़ें, जितने भी नुआंसेस हैं, जिस तरीके से उस टॉपिक को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, हर वो हेडिंग आपके नोट में होगी और उसके आप फैक्टर्स नोट कर लेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि जब आप असलियत में पेन चला रहे हों, सोचने का मौका लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। दिमाग में फैक्टर पहले से घुसे हुए हैं, ठीक है, बस वहाँ आपका कलम चलनी है, जल्दी से 150 शब्द लिख डालने हैं, ठीक है। करना बस ये है कि आपने, आपके पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया, आपने क्वेश्चन देखा, उस पेज पर आए, क्वेश्चन को समझो, 30 सेकंड लो दिमाग में ये सेट करने के लिए, कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट, कलम मत चलाओ 1 मिनट, ठीक है। बस ये सेट करो कि इसमें आप क्या क्या डालोगे, यहाँ से क्या क्या डालोगे जो आप रट कर गए थे, ठीक है। और रटना, यहाँ पे मैं सही शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को जो आपने लिखा है अपने नोटबुक में, उनको पढ़ के समझ के सब कुछ करके लिखा है, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली आप ठीक पैटर्न में ये सब याद रखें, सही समय पे इसको वहाँ पे नोट डाउन कर लें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रट लें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ऑब्वियसली रटना बुरा है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई भी चीज़ बिना समझे नहीं लिखेंगे, समझ कर लिखें, ठीक है, सही समय आने पे, ताकि आप मॉडिफाइड वे में उसको उतार पाएँ, ठीक है। लेकिन आप सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से नोट करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के अलग से नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ आप इसी तरीके से बनाएंगे, एक तरीके से चल जाएगा काम, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको इन सारे चारों के चारों पेपर के लिए करनी है, ठीक है। अब इसका जो आइडियल स्कोर है, जो होता है जनरली कि 90, 100, 110, हमें वहाँ रीच करना होता है, ठीक है। ये रीच करने के लिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि प्रीलिम्स के लिए था, ठीक है। यहाँ पे भी आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है और फिर उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि जो आपका जो स्वीट स्पॉट है 80-90 नंबर वाला है ना, वो हर जीएस के पेपर का 30-30 दे दो, इतने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको कितने टेस्ट पेपर देने हैं यहाँ पे, अगर हर एक के आपने 5-5 भी दे दिए, 5 × 4 20 भी दे दिए, इतना भी काफ़ी है अगर आपके एनालिसिस सही है। और यहाँ पे एनालिसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे जनरली इस टाइप का एनालिसिस नहीं होता कि आप नोट्स में जाकर बार बार उसको ठीक कर रहे हो। जनरली प्रीलिम्स का अगर आप पढ़ चुके हो ठीक से, नोट्स आपके ठीक हो चुके होते हैं। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि आपका राइटिंग स्टाइल है, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम होती है? आप अक्सर फालतू की पृष्ठभूमि बना रहे हैं, है ना। इंट्रोडक्शन लंबा कर दिया, आधा आंसर इंट्रोडक्शन में जा रहा है, मेन जो पूछा गया उस पर तो आप आ ही नहीं रहे, ठीक है। या आप एप्ट कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इस पूरे आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंक्लूजन, ठीक है। वहां आप कंक्लूड कर रहे हैं, यहां तो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, है ना। ये तो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप जो भी फाइनल बात कहना चाह रहे हैं उसके लिए जो नेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो यहाँ हैं, ठीक है। लेकिन इन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे आप कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, वो आपका असली उत्तर है। अगर आपका कंक्लूजन एप्ट नहीं है तो भी नंबर कम होंगे, ठीक है। और एप्ट कंक्लूजन क्या है, ये सारी चीज़ें करने में आपको लगेगी प्रैक्टिस, ठीक है। और कितनी प्रैक्टिस लगेगी? आपको इतने पेपर देने हैं, ठीक है। 4 जीएस के आपके पेपर हैं, ठीक है। हर एक के कम से कम 5-5 फुल लेंथ पेपर आप लगा लो।
कुछ आइडिया है इंटरव्यू की कॉल कितने नंबर पर आती है मेंस में? अगर हर एक क्वेश्चन में 5.5 नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा। 700 plus में नहीं नहीं, हाँ कैटेगरी में 700 घुस में चली जाती है। नहीं यार 2000 क्या बोल जान ही ले लो यार। अच्छा पूरा पेपर कितने मार्क्स का होता है? हाँ ठीक है 2025 ठीक है। इसमें हाँ इसमें ये जो पेपर हैं कितने मार्क्स हैं? 7 पेपर्स हैं जिनके मार्क्स लग रहे हैं। कितना हो गया? 1750 राइट? 1750 हो गया ना ये, ठीक है। और इंटरव्यू कितने का होता है? ठीक है 2025 है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो रिटर्न पार्ट है इसमें आपको तकरीबन आजकल जो स्कोर बैठ रहा है आपको 750 नंबर लाने हैं, ठीक है। अभी थोड़ा क्या है कि या तो मार्किंग टफ हो गई है, वैसे तो क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ हो गए हैं, इस वजह से 750 है। वरना पहले कभी ये ऐसा भी होता था कि 830 वालों को इंटरव्यू कॉल आता था, ठीक है। तो लगभग ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो हम जो पिछले कुछ 5-6 साल से पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से देखें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये इतनी प्रैक्टिस कर लेने के बाद हर पेपर में, चारों जीएस के पेपर में लगभग 100 के आसपास अगर आप मार्क्स ला रहे हो, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। कितने हो गए? 400 नंबर यहीं हो गए, ठीक है। और मैंने क्या कहा था यहाँ पे क्या आइडियल स्कोर है, ठीक है। 700 नंबर यहाँ हो गए, ठीक है। और एक अच्छे ऐसे में जो स्कोर आजकल आ रहा है 120-130 आ रहा है, ठीक है। ये 820 से 830 तक आपका स्कोर पहुंचा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि इस लेवल की एफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेने के बाद, ठीक है। मैं इस पे नहीं जा रहा फिलहाल इसकी डिटेल में कि ऐसे के वो एथिक्स के पेपर के लिए किस टाइप की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। पॉलिटी के पेपर के लिए किस टाइप के आंसर लिखने हैं, ठीक है। अभी हम उस पर नहीं जा रहे, ठीक है। अभी मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि किस 820 830 इस टाइप का स्कोर आपको चाहिए, ठीक है। और आपका 850 के आसपास आ रहा है तो डेफिनेटली आप जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, 800 प्लस अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा चांस है कि आप आईएएस क्लियर करेंगे। क्यों? आपको चाहिए तकरीबन 950 970 से ऊपर चाहिए आपको कुछ स्कोर आईएएस की, आईएएस आपको मिल पाए, ठीक है। अगर आपको, और यहाँ पे इंटरव्यू में जनरली जो स्कोर होता है वो क्या होता है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 150 से लेकर 210 के बीच में ला रहे होते हैं, ठीक है। आपका एकदम यहाँ मिडिल में कहीं आ रहा है, ठीक है। 170 स्कोर आ रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं गया बहुत बुरा भी नहीं गया मान लीजिए इंटरव्यू, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे कितने हैं 170, ठीक है, और यहाँ पे आप 830 के आसपास ला रहे हैं, ठीक है। तो ये पहुँच गया कितना एक सेकेंड 1000 पहुँच गया, हाँ सॉरी 1000 पहुँच गया। 1000 बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। लगभग आई थिंक ये टॉप 50 में रैंक दे देगा, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। तो आपका जो स्कोर है 820 830 के आसपास यहाँ आ रहा है ना, तो लगभग आप श्योरिटी रखिए कि आपके बहुत अच्छे चांस है। अगर आप इंटरव्यू में एकदम ही कुछ बुरा ना कर दें तो है, और बुरा कर देते हैं लोग, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आते हैं, ठीक है। खैर एनीवे, ये हो गया जीएस, ठीक है। जीएस क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऐसे पे, ठीक है। ऐसे एक स्टोरी की तरह है। ऐसे का मतलब पता है क्या है? किसी को पता है ऐसे का एम क्या होता है? अच्छा कोई गूगल करो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऐसे या एम ऑफ एन ऐसे, गूगल करो, सबके पास मोबाइल होगा। आपने ऐसे अपने उसमें भी स्कूल्स वगैरह में भी लिखे होंगे ना, है ना, 10th हैं जी? नहीं, हाँ थॉट्स तो ठीक है, अपने थॉट्स को लिखते हैं, लेकिन इसका ये फाइनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैसेज कन्वे करना होता है। हाँ, हमें ये कन्वे करना होता है कि जो हमारी पोजीशन है वो क्रेडिबल है, ठीक है, और बिलीवेबल है, ठीक है। हमारा एक तरीका है, ऐसे ये बताने का एक तरीका है कि हम, हमारी थिंकिंग क्या है, नहीं हमारी थिंकिंग क्या है, नहीं, हम एक क्रेडिबल
ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं कि ये जो हम कह रहे हैं ये बात सही है, इसमें वजन है, इसमें बिलीव कराना है किसी को। फैक्ट्स के थ्रू कैसे भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से आपको एक ऐसे आपने वो हिंदू वगैरह के आर्टिकल्स पढ़े होंगे, है ना। जो आर्टिकल में अच्छा फ्लो होता है कि आप पहले शब्द से आखिरी शब्द तक बिना रुके पढ़ते चले जाएं, ठीक है। आइडियाज़ की बौछार होती चली जाए, ठीक है। इतना इंगेजिंग है वो ऐसे आर्टिकल, ठीक है, कि आप पहले शब्द से आखिरी शब्द तक बिना रुके चले गए, है ना। वो आर्टिकल या वो ऐसे है जो हमें चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। वो इसलिए ही आ रहे हैं ताकि वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। आपका अगर थॉट प्रोसेस अच्छा है, आप बहुत क्लियर हैं अपने माइंड में अपने थॉट्स को लेकर, उसको बड़े आसानी से आप अरेंज कर लेंगे लॉजिकली, ठीक है। अगर आपने अपने आइडियाज़ को लॉजिकली अरेंज कर दिया, जब आप उसको लिखेंगे वो एक्सप्रेशन एकदम लॉजिकल होगा, पहले शब्द से आखिरी शब्द तक बंदा एक फ्लो में पड़ जाएगा सारा, ठीक है। ये एक अच्छा ऐसे होगा। अगर आप ये कर पा रहे हैं जो हमें चाहिए, यहाँ हमने कितना जोड़ा था इसका 120 130 जोड़ा था ना, आप आसानी से 140 तक कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं खुद कर पाया था, ठीक है। जब वो एक स्वीट स्पॉट है, अगर आप लॉजिकल एक्सप्रेशन जिस चीज़ को कहते हैं वो अगर आप अचीव कर लेते हैं, ये चीज़ हो जाती है, 140 आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये 2019 में हुआ था, उस साल जो रैंक 1 था उसके भी 140 ही थे ऐसे में, ठीक है। मैं कर सकता हूँ, कोई कर सकता है, सिंपल है जी। क्या? हाँ, छोड़ो ना यार तुम, वो क्या इम्पोर्टेंट है। किसने टॉप करा था, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ये हो गया ये, और लैंग्वेज पेपर आपको पता ही है, ये तो क्वालिफाइड नेचर का है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक सवाल मेरे पास आया था इसमें से, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, ठीक है। इसके बाद मैं सर को दे दूंगा, सर आप फिर बोलिएगा। हाउ टू डू सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे कहीं पे भी मैंने कोचिंग का जिक्र नहीं करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। यहाँ कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको यही बताया। अब ये चीज़ आप खुद से करें, आपके पास ये डिसिप्लिन रह पाता है ना, कि ये जो 200 दिन की रिक्वायरमेंट है ये आप बिना थके आइसोलेशन में रहकर कर सकते हैं, कर लें। आइसोलेशन भी छोड़िए, मतलब एक स्टडी ग्रुप बना लें, उसके साथ कर पाएँ। बच्चे कॉलेज में जो आए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो काफी जीव में सोसाइटी रहती है हमारे पास जी, तो उसमें भी अगर एक्टिवली वो रहे तो कहीं ना कहीं उनका पर्सनालिटी डेवलप होगा। लेकिन उस चक्कर में सर जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। वो तो आपको टाइम निकालना है। सर कॉलेज के साथ कैसे रहेगा? टाइम मैनेजमेंट ही है। हाँ देखो, मैं बता दूं, टाइम मैनेजमेंट मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, है ना। पॉइंट ये कि फर्स्ट ईयर वालों को कॉलेज में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस पे? आप ना देखो, कॉलेज के सुनो, एक बात सुनो, कॉलेज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। क्यों? आप ये सब क्लियर करने के बाद जब यहाँ पे पहुँचोगे जगह पे, इस जगह पे, है ना, आपके डेफ में लिखा होगा आपकी CGPA क्या आई है, ठीक है। और देखो, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट पता है क्या होता है, कि आपके पास अगर 2 चैलेंजेस हैं, दोनों को आप पर्याप्त टाइम डिवोट कर पाएँ, इतना टाइम होता है सबके पास, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पाए, आपने किसी एक चीज़ के कॉस्ट पर कोई दूसरी चीज़ अचीव करने की कोशिश करी है, ठीक है, आपने अचीव कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए, है ना, इसका ठीक है। तो ये चीज़ ना करें, ठीक है, किसी भी तरीके से। कॉलेज इंपॉर्टेंट है, कॉलेज के साथ आप कैसे टाइम मैनेज करें, ठीक है, इसके लिए कुछ तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तरीके ये हो सकते हैं कि आप जनरली 2-3 घंटे आप डिवोट कर लें, ठीक है। अब देखो, पढ़ाई के लिए ये चलो मैंने ये बता दिया है कि कैसे क्लियर होगा, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस है, लेकिन इससे पहले तो कवर नहीं करा है कि ये आपको बेसिक बुक्स कवर कर दी है ना। आप डेली 2 घंटे बेसिक बुक्स को दे दो, ठीक है। कॉलेज के टाइम पे अपनी बेसिक्स किताबें कवर कर लो। जैसे ही आपने कॉलेज कवर कराने के लिए अगर 4 घंटे डेली आप कर रहे हो तो, ठीक है, आपको 2 घंटे लगाने डेली, कॉलेज के साथ लगा सकते हो, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, है ना। अपना सूटेबल टाइम देख लो जब करना, ठीक है ना। तो ये सेल्फ स्टडी के साथ हो सकता है, ठीक है। ये इसमें कहीं पे भी मैंने ये नहीं कहा कि सेल्फ स्टडी की ज़रूरत नहीं है,
मतलब या सेल्फ स्टडी के साथ नहीं हो सकता, ये जो भी है कोचिंग की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। कोचिंग बस आपको है ना कि आप वो जितनी भी चीज़ें हैं जो ये करनी है, ठीक है, आपके ऊपर एक निगाह रखी हुई है। कोई टीचर है जो बार बार पूछ रहा है कि हाँ आपने ये कर लिया था, ये टेस्ट हो गया था, इसमें कितने नंबर है, वो डेडिकेशन बस यहाँ रहेगी। अदरवाइज चाहे कोचिंग के साथ करो, सेल्फ स्टडी के साथ करो, ये सारी ये कीजिए, ठीक है ना। बस सर, हाँ जी सर।